नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रकाश पढ़ा जा रहा है परावर्तन का नियम, जिसमें हमने पिछले दिनों बताया आप लोगों को गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण के लिए बताया कि अवतल दर्पण में परावर्तन किस तरह होता है और परावर्तित होकर वस्तु कहाँ कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बड़ा या छोटा या उल्टा या सीधा बनता है, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। एक एक करके हम लोगों ने देखा। आप उसे बनाए होंगे, हम उम्मीद रखते होंगे कि आप जरूर उसको फेयर पे बना लिए होंगे और साफ सुथरा फेयर कॉपी बनाते होंगे। ये नहीं कि जो है अगर साफ सुथरा नहीं बनाएंगे तो कोई भी आपका फेयर देखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो वो देखते ही पता कर लेता है कि ये पढ़ाई में किस तरह के हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप साफ सुथरा बनाइए। और एक बात और है, जब आप अभी आप अगर लिखने की आदत नहीं डालेंगे तो आगे आप जो है कहीं भी जाएंगे और जब लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए आदत डालिए लिखने का और शब्द अच्छा से अच्छा चयन करने का, कि वाक्य भी ठीक हो, शब्द भी अच्छा हो, ताकि कोई भी एग्जामिनर पढ़े तो उसे साफ उसे समझ में आ जाए, स्पष्ट समझ में आ जाए। वो तभी होगा जब शब्द भी सही हो और साफ राइटिंग में हो, अच्छा दिखता हो, तभी आप अच्छे नंबर के भागीदार होंगे। अन्यथा आप जानकार बहुत रहेंगे लेकिन अगर साफ सुथरा नहीं लिखा मिलेगा कॉपी तो नंबर आपको मिलेगा नहीं। और आगे जब आप जाएंगे सिविल वगैरह की अगर आपकी तैयारी करना पड़ जाए, अधिकारी वगैरह रैंक में जाने के लिए, तो उस कंडीशन में आपसे लिखवाया ही जाता है। मेंस होता है, मेंस में हैंड राइटिंग लिखना पड़ता है। अभी अगर लिखने की आदत नहीं डालेंगे, केवल खींचते जाएंगे जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी खींचने में राइटिंग खराब होता जाता है। इसलिए बहुत आराम से लिखिए और सुंदर राइटिंग बनाकर लिखिए। हमेशा राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए कि राइटिंग आपका अच्छा हो। ठीक है, राइटिंग अच्छा होगा तो आप हर जगह अच्छे नंबर के भागीदार होंगे। थोड़ा बहुत कहीं गलत भी हो जाता है तो राइटिंग अच्छा होने के कारण लोग दयालु होते हैं, दया कर देते हैं और अच्छा नंबर दे देते हैं। इसलिए राइटिंग पर बहुत विशेष ध्यान आप सभी लोग दीजिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे कि परावर्तन के कारण अवतल दर्पण में फार्मूला क्रिएट करेंगे कि अवतल दर्पण में फार्मूला के माध्यम से कैसे न्यूमेरिकल लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए कि यहाँ पर अवतल दर्पण से संबंधित सूत्र लिख लीजिए। लिखिए, अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अवतल दर्पण के द्वारा सूत्र का निगमन करते हैं। ध्यान समझिएगा कि ये है अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण है जिसका यहाँ पर ध्रुव बिंदु होता है P, ये फोकस होता है F और ये C होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, सपोज दैट यदि कहीं इधर वस्तु रखी गई है और इसके द्वारा प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और यह जो है इधर फोकस से होकर निकल आती है, परावर्तित होकर निकल आती है। ठीक है, अब यह जो है यहाँ से फोकस से जाती है, तो फोकस से होकर जो जाती है वो जब टकराती है दर्पण से तो समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर वह जो है निकल पड़ती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये निकल जाएगी। यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, अर्थात ये यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उल्टा बन रहा है। इसको हम लिखेंगे A, यहाँ पर लिखेंगे B, यहाँ पर लिखेंगे B डैश, यहाँ पर लिखेंगे A डैश। ठीक है, ये यहाँ पर लिखेंगे M और यहाँ पर लिखेंगे N। क्लियर?
अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये MP जब कहा जाएगा तो अगर ये बहुत सीधा होता है या बहुत छोटा होता है यहाँ, तो ये जो अगर इससे इस पर लंब डाल दें तो ये यहीं P पर हम मानेंगे। ठीक है, तो MP की लंबाई AB की लंबाई के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कुछ चीजें लिख देते हैं। ठीक है, MP बराबर AB, साथ ही साथ NP बराबर A डैश B डैश। ठीक है, अच्छा FP फोकस दूरी, तो फोकस दूरी PF है, फोकस दूरी PF, तो PF के स्थान पर स्मॉल f। ठीक है, PF की जगह पर स्मॉल f, तो माइनस में स्मॉल f लिखा जाएगा। अच्छा PF f है दूरी, तो माइनस f लिखेंगे, और PF यहाँ पर PC जो है कैपिटल R है, PC क्या है कैपिटल R। ठीक है, BP जो है माइनस U है, जो वस्तु का ध्रुव से दूरी है। ठीक है, B डैश P बराबर माइनस V, ये प्रतिबिंब की दूरी है। इतना चीजें लिखना है, तो लिखिए इसे। पहले चित्र बनाइए, चित्र बना लीजिए। चित्र बना लिए, बोलिए बन गया। चलिए तब लिखिए, वस्तु AB दर्पण से U दूरी पर है, U दूरी पर है, U दूरी पर है, तथा प्रतिबिंब दर्पण से V दूरी पर है, दर्पण से V दूरी पर है। और ये हमेशा याद रखिएगा, प्रतिबिंब को V से ही डिनोट करेंगे और वस्तु की दूरी को U से डिनोट किया जाता है। तथा फोकस दूरी स्मॉल f वह वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R है। कैपिटल R है। एक चीज ध्यान से रखिएगा, चिन्ह परिपाटी, तो नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, वहीं पर नोट में लिखिए, दर्पण के ध्रुव बिंदु से आपतित होने वाली किरण की दिशा में, आपतित होने वाली किरण की दिशा में नापा गया कोई भी चिन्ह, नापा गया कोई भी दूरी का चिन्ह धनात्मक तथा उसके यानी आपतित किरण के चलने के विपरीत दिशा में, चलने के विपरीत दिशा में ध्रुव बिंदु से नापा गया दूरी का चिन्ह ऋणात्मक रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब जरा देखिए, आपतित होने वाली किरण के डायरेक्शन दिशा है इधर, इधर जा रहा है,
तो ध्रुव बिंदु से अगर इधर की तरफ नापेंगे दाएं तरफ तो धनात्मक, और अगर ये चल रहा है इधर दाएं साइड इधर जा रहा है और हम नापे इधर, तो जब इधर नापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। क्लियर। जिधर जा रहा है आपतित किरण उधर की तरफ नापेंगे तो हमेशा धनात्मक ध्रुव बिंदु से, और उसके विपरीत दिशा में नापेंगे तो हमेशा ऋणात्मक। अब ये दिमाग में मत रखिएगा, बहुत लोग पढ़ा देते हैं, बता लोग देते हैं कि जो चिन्ह परिपाटी होता है कौन, तो चिन्ह परिपाटी जो x अक्ष y अक्ष में कि x में इधर धन इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे प्लस माइनस तो चल जाएगा, लेकिन ये गलत कर जाएंगे। ऊपर नीचे प्लस तो चल जाएगा पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जरा देखिए आप। गलत इसलिए हो जाएगा कि अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि अवतल दर्पण ये है, ये अवतल दर्पण इस तरह का बन गया हो, यहाँ पर C हो, यहाँ पर F हो, ध्यान समझिए। अब ये दूरी यहाँ से नाप दिया जाए कि ये F है और ये कैपिटल R है और ये P बिंदु है, तो आपके तो दिमाग में है कि इधर ही नापना है, इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे में आपके दिमाग में यही रहेगा। तब तो नतीजा आपका गलत आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। आई बात समझ में। इसलिए ये भी अवतल दर्पण ही है। क्या जरूरी है कि हम हमेशा इसी तरह वस्तु को देखेंगे, यानी इधर रहेंगे? हम ऐसे भी तो हो सकते हैं, इस तरह दर्पण इधर हो हम इधर हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो जब इस तरह होगा तब तो गलत कर जाएंगे, क्योंकि चिन्ह तो आपने मान लिया है कि x अक्ष के डायरेक्शन में, y अक्ष के डायरेक्शन में, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे अगर इधर से चिन्ह आपतित किरण आएगी तो इधर आएगी ना, इधर की तरफ, तो इधर यानी यहाँ से इधर की तरफ नापेंगे तो धनात्मक हो जाएगा और इधर की तरफ नापेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी याद रखिएगा, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। अगर ये याद रहा तो नहीं, अक्सर लोग जो है यही चिन्ह भूल जाते हैं। लेंस में भी हम लोग अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे, लेंस में भी यही ध्यान रखेंगे, वहां भी चिन्ह के लिए यही ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, तो अब लिख दीजिए नीचे चित्र से, चित्र से यहाँ पर लिख दीजिए, चित्र बनाए हैं चित्र से, और ये सभी लिखिए, MP बराबर AB, NP बराबर A डैश B डैश, ठीक है, FPF बराबर माइनस F, PC बराबर माइनस R और BP बराबर माइनस U, B डैश P बराबर माइनस B, सब दूरी है। चिन्ह से आप इतना पहले लिखिए। चित्र से, ये चित्र है, चित्र में जो ये है इनको हम इन नाम से जानेंगे। ठीक है, हो गया, बोलिए, लिख लिया आपने, निकला जाएगा। चलिए अब देखिए, जब आप ये चित्र बना लिए हैं तब जरा ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज लेकर चलेंगे, दो समरूप त्रिभुज। एक है, यहीं से लिखते हैं, लिखे ना, देखिए त्रिभुज ABF देख रहे हैं, बोलिए, और समरूप त्रिभुज NABF, तो NPF में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर होगा अगर यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो, और ये कोण और ये कोण जो है अल्फा, इधर भी अल्फा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण बराबर हो गया, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो चलिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, संगत भुजाओं का अनुपात देखिए, A पर जो कोण है वो N पर बराबर है, और B पर जो कोण है B पर 90 अंश, तो यहाँ P पर 90 अंश है। ठीक है, F तो बराबर हो गया दोनों तरफ। अब चलिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB, देखिए AB ये है तो यहाँ पर NP, ये AB तो ये NP लिखेंगे, NP
बराबर ये बी एफ, देखिए बी से लेकर एफ तक, तो ये हो जाएगा बी एफ अपान पी एफ, पी एफ देखिए पी से लेकर एफ तक, ठीक है, बराबर पी एफ बराबर हो जाएगा ये ए एफ, ए से लेकर एफ तक, तो हालांकि इसकी आवश्यकता तो है नहीं, एन से लेकर एफ तक इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो केवल इन्हीं दोनों की जरूरत है, तो हम इन्हीं दोनों से लेकर चलेंगे। तो ए बी अपान एन पी बराबर बी एफ अपान पी एफ, ठीक है। अब जरा देखेंगे यहाँ पर कि इसी को समीकरण कर दें ए बी अपान एन पी, ए बी अपान एन पी। अब जरा देखिए कि ए बी अपान एन पी के जगह पर क्या है, यहाँ पर ए डैश बी डैश, तो चलिए यहाँ पर एन पी के स्थान पर ए डैश बी डैश लिख देते हैं, या लिख दें ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी एफ अपान पी एफ। अच्छा, बी एफ बी से लेकर एफ तक, और पी एफ तो बी से लेकर एफ तक को हम क्या लिखेंगे, तो जरा देखिए बी से लेकर एफ तक को, तो बी से लेकर एफ तक को लिखेंगे बी पी माइनस एफ पी, क्या लिख सकते हैं क्या, चित्र से देखिए, और पी एफ तो पी एफ को पी एफ ही रहने दें, ठीक है। अब जरा देखिए बी से लेकर पी तक, तो बी से लेकर पी तक बीपी को यू से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दें बीपी की जगह पर माइनस यू, ठीक है। एफ पी देखिए एफ पी क्या है, तो एफ है तो माइनस एफ, ठीक है, और एफ पी ये भी माइनस एफ, चिन्ह सहित हमने रखा है ए बी अपान ए डैश बी डैश। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी माइनस यू प्लस एफ अपान माइनस एफ, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस कॉमन ले लें, तो u माइनस एफ अपान एफ, अर्थात इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर u माइनस एफ अपान एफ। समीकरण यहाँ कर दिया जाए एक, इसको समीकरण एक करते हैं, समीकरण एक। अब देखिए, अब त्रिभुज, चित्र में देखिए, अब चित्र में आ जाइए, अब त्रिभुज ले लेते हैं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एम पी एफ में, ठीक है। तो चलिए इन दोनों त्रिभुज में देखिए, तो समरूप त्रिभुज एक ये है और एक ये है, इसमें ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और साथ में ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये तो 90 अंश है ही। चलिए इसका मतलब ये है कि अब अगर हम देखें तो ये और ये इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो हम लिख दें एम पी अपान ए डैश बी डैश बराबर पी से लेकर एफ तक पी एफ अपान बी डैश एफ, बी डैश एफ, क्लियर। अब जरा देखिए कि एम पी के स्थान पर ए बी लिख दें, और ये ए डैश बी डैश तो है ही, पी एफ तो एफ है माइनस बी डैश एफ, बी डैश एफ को हम लिख दें बी डैश पी माइनस पी एफ, बी डैश पी माइनस बी एफ पी एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ बी डैश पी को माइनस भी लिखते हैं, ठीक है, और बी डैश पी माइनस भी यहाँ पर लिखा गया है, बी डैश पी के जगह पर माइनस भी, पी एफ के जगह पर एफ, तो माइनस है और माइनस एफ, इसका मतलब ये माइनस एफ माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो यानी एफ अपान भी माइनस एफ, ये होगा। अब आ जाइए
ये क्या है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से जरा देखिए कि लेफ्ट साइड बराबर है, इधर का और इधर का बराबर है, तो राइट साइड भी तो बराबर होगा। तो हम लिख दें कि u माइनस एफ अपान एफ बराबर f अपान v माइनस एफ। अब देखिए इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दें, गुणा करिए, तो u इंटू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ और प्लस एफ स्क्वायर बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो एफ स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए यू भी को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी इन दोनों को उधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा यू एफ प्लस वी एफ हो जाएगा। अब इन तीनों में यू भी एफ से भाग देते हैं, इधर भी और इधर भी और इधर भी, यू भी एफ से हमने भाग दे दिया, यू भी कट जाएगा तो 1 अपान एफ बराबर, यहाँ यू एफ कट जाएगा तो 1 अपान वी प्लस यहाँ वी एफ और वी एफ कट जाएगा तो 1 अपान यू। देखिए ये 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। क्लियर है? यही होता है सूत्र, यही है सूत्र। फोकस दूरी और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में रिलेशन। ठीक है, तो जरा लिख लीजिए जल्दी से इसे, थोड़ा तेजी से लिखिएगा। हो गया? लिख लिए इसे। चलिए अब देखिए, अभी नहीं हुआ, जल्दी से लिखिए। हो गया? हो गया? हो गया? चलिए अब लिखिए जरा नीचे दूसरा, दर्पण, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता। इसमें लिखिए दर्पण की आवर्धन क्षमता
दर्पण की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयों का अनुपात होता है। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयों का अनुपात होता है। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? m से। m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए वस्तु की लंबाई को O से तथा प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित किया जाता है। I से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात AB बराबर O और A डैश B डैश बराबर I। A डैश B डैश बराबर I हो तो A डैश B डैश बराबर I हो तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, चित्र से उसी चित्र में आप बना दीजिएगा। हम लाइनिंग खींच रहे हैं, देखिए यहाँ से ऐसे, और ये जो आपतित किरण होगी ध्रुव पे जाएगी, और जब ध्रुव पे जाएगी तो यहाँ से परावर्तित होकर उतने ही कोण बनाते हुए इधर जाएगी ऐसे। तो ये जो है यहीं पर कट करेगी, यहीं पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। अब देखिए इसका मतलब ये है कि त्रिभुज A B P और त्रिभुज A डैश B डैश P, देख रहे हैं ना, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि ये कोण बराबर है और ये 90 अंश और ये 90 अंश, तो दो अगर कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज A B P व समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P में। ठीक है, AB अपान A डैश B डैश बराबर लिखेंगे BP अपान B डैश P। अब देखिए ये जो AB अपान A डैश B डैश है, तो AB क्या है? O है। ठीक है, और ये A डैश B डैश क्या है? ये I है, O अपान I। तो यहाँ पर BP क्या है? तो B से लेकर P तक। अच्छा, यहाँ पर O और I नीचे है तो ऋणात्मक लिखेंगे। BP का चिन्ह देखिए तो ये माइनस U है। B डैश P का मान है माइनस V। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? A डैश B डैश की जगह पर माइनस I कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या जगह चिन्ह सहित हमने रखा है। अब चूंकि हम यहाँ लिखेंगे कि हमें ज्ञात है, अब हमें ज्ञात है कि आवर्धन M बराबर I अपान O, इसलिए अब देखिए ये तो प्लस हो जाएगा ना, कट जाएगा। यहाँ O अपान I है तो इसको पलट दें तो I अपान O बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस ये U अपान V है तो पलट कर हो जाएगा क्या? V अपान U। ठीक है, तो माइनस V अपान U, यही होता है रेखीय आवर्धन। तो याद रखिएगा रेखीय आवर्धन M बराबर होता है
आई अपान ओ या माइनस भी अपान यू, ये इसे लिख लीजिए। ये भी सूत्र है आवर्धन के लिए, रेखीय आवर्धन के लिए लिख लीजिए। चित्र में एक ये खींच दीजिए, ये आ रही है किरणें और ये परावर्तित होके जा रही है। हो गया? बोलिए। हो गया? हो गया? तो ये था रेखीय आवर्धन का सूत्र। किसका? रेखीय आवर्धन का सूत्र है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्यों आया सबको? चलिए अब हम लोग जो है ठीक यही चीज इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होगा। तो उत्तल दर्पण में सूत्र निगमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम उसमें जो है प्रतिबिंब आज बनाते हैं, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लगाया जाएगा और फिर आगे निकला जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ न्यूमेरिकल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए। लिखिए प्रश्न, यदि किसी अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता हो तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हो गया? चलिए, फोकस दूरी ज्ञात करना है हमें, तो आइए हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। U बराबर दिया है -60 सेंटीमीटर, V बराबर दिया है -40 सेंटीमीटर। तो F ज्ञात करना है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से मान रख दें 1/V, तो V का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा, -60 प्लस 1/U माइनस V के जगह पर -40 है तो -40, U के जगह पर -60। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/40 और -1/60। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40 और 60 का एलसीएम 120।
यहाँ जाएगा 40 दिया 120 -3 और 60 गुना के 120 तो -2। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना 3 2 5 तो -5/120 ये 1/f। इसका मतलब ये है कि ये 5 से कट जाएगा, 5 गुना के 10 5 चौके 20 -1/24 तो ये 1/f बराबर, तो f बराबर हो गया कितना -24 सेंटीमीटर। वैसे भी जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। लगा लीजिए जल्दी से। हो गया। लगा। हो गया। चलिए दूसरा लिखिए, बोले जल्दी से लिखिए। लिखिए अगला, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए दिया गया है क्या इसमें f दिया है 30 सेंटीमीटर तो -30, u दिया है -50, भी पूछा जा रहा है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, 1/-30 बराबर 1/v और प्लस 1/-50 इधर आएगा तो 1/v बराबर 1/50 माइनस 1/30, दोनों का एलसीएम ले लें तो 30 और 50 का एलसीएम 150, 50 तियां 150 और 30 पांचे 150। ठीक है, तो -2/150 यानी -1/75 हो जाएगा 1/v। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज v बराबर 75 यानी 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। लगा लीजिए, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब तो लगा लेंगे, चिन्ह सहित मान रखा जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, चिन्ह सहित मान रखेंगे। हो गया। चलिए अब देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसमें लिखिए वह गोलीय दर्पण जिसमें बाहर की ओर चिकना भाग हो तथा अंदर की ओर चिकने पदार्थ का कलई किया गया हो। चमकीले पदार्थ, चिकने का मतलब चमकीले,
अंदर की ओर कलई किया गया हो तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र C, फोकस को F तथा ध्रुव बिंदु को P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी सदैव धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। ठीक है। चलिए अब लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के लिए चलिए, तो जो प्रोसेस जो प्रक्रिया उसमें था अवतल दर्पण में वही इसमें होगा। ध्यान रहे ये उत्तल दर्पण है, इसमें अंदर की ओर कलई किया जाएगा। यहाँ से ये ध्रुव है, ध्रुव से इधर वक्रता केंद्र C है और मध्य में F है, तो ठीक इतना ही दूरी इधर F होगा और यह इधर C होगा। ठीक है। अब देखिए जब इसके समांतर कोई किरणें आती हैं, ऐसे इस तरह समांतर किरणें आती हैं, ठीक है, चाहे जहां से आए, तो यह यहां से परावर्तित हो जाएगी। देखिए अभिलंब ये है, ये अभिलंब है। ठीक है। जब ये अभिलंब है तो आपतन कोण तो ये हो गया, तो परावर्तित होगी तो ये इधर जाएगी ना, इधर ऐसे, ये परावर्तित हो गई, इधर परावर्तित हो रही है। ठीक है। तो समांतर आने वाली किरणें यहाँ से परावर्तित होकर इधर जाती हैं। जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ, तो ये F से होकर जाएंगी। किससे होकर जाएगी? F से होकर जाती है। ठीक है। पूरा प्रोसेस वही है। अब देखिए जो सीधे वक्रता केंद्र पर जाती हैं, ऐसे यहां से अगर ये वक्रता केंद्र पर जाएंगी इस तरह, तो ये तो खुद ही अभिलंब है ना, तो यह इसी से आएगी और इसी से वापस चली जाएगी।
इधर आई और फिर इसी से वापस चली गई, क्योंकि अभिलंबवत आ रही है, यानी यहाँ 90 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, तो ये अविलंब है तो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। इसका मतलब जब इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कट हो रहा है यहाँ पर, तो यह वस्तु से छोटा, ये कहीं जो है मान लेते हैं कि यह कहीं दूर से इनफाइनाइट की तरफ से आ रही है, ठीक है। वस्तु से छोटा, सीधा तथा फोकस और ध्रुव के बीच में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, और छोटा बनेगा। आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्लियर है? अब जरा समझिए, यदि सपोज दैट कोई भी दर्पण है, पहला है कि इनफाइनाइट पे रखा गया तो फोकस के करीब बन रहा है या फोकस पर बनेगा, यही कह सकते हैं कि फोकस पर बनेगा या फोकस के पास बनेगा। अब चलिए, अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि यह जो है, यहां समझिए, दूसरा है, ये दर्पण है, ठीक है, ये फोकस दूरी f है, ये c है, इधर भी फोकस दूरी f है और ये c है, और यहाँ पर रख देते हैं। तो जब यहाँ पर रखा गया तो ये आया और यह जो है अविलंब है तो इधर की तरफ चला गया, ये परावर्तित हो रहा है, ये आपतित हो रहा है, और ये पीछे बढ़ाया गया तो ये यहाँ से गया, और जब यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं इससे अविलंबवत, तो ये इसी से आ रही है और इसी से ये चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बना प्रतिबिंब, ये भी तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आभासी बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्लियर है? अगर हम तीसरा रखें कि वक्रता केंद्र पर रख दें, कहाँ रख दें? वक्रता केंद्र पर। अब देखिए, ये ध्रुव है और यहाँ पर F है और यहाँ कहीं C है और इधर F है, इधर C है। यदि हम मान लें कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं यहाँ पर, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो ये आया ऐसे, और ये जो है अविलंब है, तो इसको हम बढ़ा दें तो इससे परावर्तित होकर इधर जाएगा, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर जाएगा। देखिए, इधर से आया, इधर परावर्तित हो गया, और ये जब हम इससे मिलाएंगे वक्रता केंद्र से तो ये इसी से आएगा और इसी से वापस चला जाएगा, तो ये कट कर रहा है यहाँ पर। यानी तीसरे कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि ये वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। कब? जब वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तब। अब देखिए चौथा, जब वक्रता और फोकस के बीच में रखेंगे, तो वक्रता और फोकस के बीच में अगर रखते हैं, जैसे ये F है, ये C है, यहाँ पर F है और इधर कहीं C है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो भी हम देखेंगे कि यह ऐसे गया और ये इस अविलंब है, तो अविलंब से जिस कोण पर आया उसी कोण पर ये परावर्तित हो गया, और इसको पीछे बढ़ाया, फिर ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो अविलंब हो जाएगा। तो यह जो है क्या होगा कि इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये भी छोटा बन रहा है, वो सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है। यानी इधर चाहे जहां हम रखें, ठीक है, आप इधर चाहे जहां रखेंगे, अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो भी यह ध्रुव और फोकस के बीच थोड़ा ध्रुव के पास बनेगा और इससे बड़ा बनेगा। यानी हर जगह वस्तु को रखेंगे तो हमेशा इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सदैव आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और जो है ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। हमेशा कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, इस चित्र को बना लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और लिख लीजिए यहाँ पर ये अनंत
से आने वाली किरण अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, वस्तु का प्रतिबिंब और यहाँ पर लिखिएगा वक्रता केंद्र पर और ये लिखिए वक्रता केंद्र, चौथा लिखिएगा वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब। ये 4 बना लीजिए और इसी तरह 5वां और 6वां भी बनेगा, तो बनाने की जरूरत नहीं है। यानी हर जगह हमेशा जो है आप केवल इसी तरह बनेगा, हमेशा छोटा ही बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। जल्दी से बना लीजिए। हो गया? हो गया? तो उम्मीद है कि आज हमने जो भी बताया वो सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण के द्वारा केवल एक ही जगह प्रतिबिंब बनता है। तो नोट में जरा लिखिए, नोट में लिखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, तथा ध्रुव फोकस के बीच बनता है। हो गया? लिख लिए सभी लोग? अब हम अगले दिन मिलेंगे। तो ये तो था परावर्तन, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का अगर आपको फार्मूला डेरिवेशन करना होगा तो सेम जो अवतल दर्पण में जैसे हमने फार्मूले का डेरिवेशन किया उसी तरह यहाँ पर भी हम फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी मान लेंगे तो ये सी हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए कि ये एम हो जाएगा, यहाँ से इस पर एम पी हो जाएगा। और जो प्रतिबिंब बन रहा है ये, तो ये प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर ए डैश बी डैश कर देंगे, ये एफ कर देंगे।
तो सारा काम वही करेंगे जो कि उसमें कर रहे थे। अब ये MP से लेकर C तक हो जाएगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर U है तो P से लेकर U तक, तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम वही करेंगे। तो फार्मूला वही मिलेगा हमें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें याद रखेंगे कि जो f होता है फोकस दूरी, वो तो इधर है ना, इधर फोकस है, इसलिए यह देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है वो इधर जा रही है, तो ध्रुव से इधर की तरफ हम नापते हैं, तो ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं तो धनात्मक होगा। अर्थात उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है सदैव धनात्मक होगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब भी P और F के बीच में वो भी इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब को भी से डिनोट करते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी भी जो होता है वो भी धनात्मक ही होगा। अर्थात उत्तल दर्पण में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो V का मान प्लस लिखेंगे, F का मान प्लस लिखेंगे, U ऋणात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी नियम लिख लीजिए। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह F लिख दीजिए धनात्मक पॉजिटिव, V लिख दीजिए धनात्मक पॉजिटिव और U लिख दीजिए ऋणात्मक पॉजिटिव। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी। आवर्तन का भी फार्मूला वही रहेगा और इसके लिए भी फार्मूला वही रहेगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v और m बराबर I/o या माइनस v/u। ये भी उत्तल दर्पण के लिए भी यही फार्मूला सेम इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? तो अगले दिन मिलेंगे हम, तो अब आगे की चीजों पर चर्चा किया जाएगा, अर्थात अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इन सभी पर न्यूमेरिकल आप लगाते रहिएगा। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल पे सॉल्यूशन करेंगे, ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल का भी हम सॉल्यूशन करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन करेंगे। तो इधर हम लोग जो है, जो आर्टिकल्स है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे लें, तब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जैसे ही समाप्त होगा तो न्यूमेरिकल हम लोग लगाकर ही आगे चलेंगे। ठीक है, तो अगले दिन मुलाकात होगी तो अपवर्तन से संबंधित चर्चा किया जाएगा। आप अपने दोस्तों यारों से खूब बताइए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। क्लास कंटिन्यू चल रहा है, डेली आपको क्लास मिल रहे हैं, आप डेली क्लास कर रहे हैं तो इसकी फायदा भी आपको मिल रहा होगा। तो आप जरूर बताइए, अगर आप ज्वाइनिंग न किए हो तो ज्वाइनिंग कर लीजिए कि ताकि आपकी क्लास बाधित ना हो। और किसी के बहकावे में मत आइए, अन्यथा किसी के भी बहकावे में आएंगे तो 2 4 10 क्लास मिल जाएगा आपको सही सलामत, फिर उसके बाद आप खोजते रह जाएंगे, क्लास नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लगातार आपको क्लास देंगे, कभी आनाकानी क्लास में नहीं होगा, समय से क्लास मिलेगा। कभी काल संजोग की ही ऐसा होता है या इंटरनेट की प्रॉब्लम होता है तभी हमारी क्लास बाधित होती है, अन्यथा क्लास बाधित नहीं होता है। ठीक है, तो जितने लोग क्लास कर रहे हैं उनको तो पता है, जो नए हैं, जो नहीं क्लास कर रहे हैं उनको अभी नहीं पता है हमारे विषय में, तो वो भी अब आप जान जाएंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।